नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में जानकारी साझा करूँगा। 1-2 अनुभव साझा करूँगा छोटे-छोटे से। और अगर आपका कभी ऐसी स्थिति से या बीमा क्लेम से संबंधित कोई डिस्प्यूट या कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करें, इस विषय में ये वीडियो है। तो मुझे काफ़ी लोगों की ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो अपने जो भी क्लेम वगैरह होता है जनरल इंश्योरेंस क्लेम, ख़ास तौर से मैं मोटर जो ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, उनके विषय में सलाह या जो भी डिस्कशन वो करता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ भी मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स में है। तो मैं देखता हूँ लोगों की फ़ोन या मेल या जिस तरीके से भी मेरे पास जो कम्युनिकेशन होता है, तो मैंने महसूस किया उन लोगों को शिकायतें तो होती हैं, लेकिन उन्होंने एक भी शिकायत इन राइटिंग या रिकॉर्डेड जिसे कहना चाहिए रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्डेड डिलीवरी वो नहीं की होती। जबकि मैं बहुत समय से ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और मोस्टली लोग इसी यूट्यूब के थ्रू मुझसे संपर्क करते हैं या जो आस-पास मेरे जानने वाले हैं वो लोग। और मैं सबको ही कहता हूँ कि आप रिटन कम्युनिकेशन कीजिए और जो शिकायत आपको बीमा कंपनी से है या क्लेम विषय में जो भी आपको शिकायत है, उसे जानिए कि उसके संदर्भ में सही नियम क्या हैं? क्या आपकी शिकायत सही है, वाजिब है? और अगर वाजिब है तो उन्हें उन सही नियमों के का हवाला देते हुए बीमा कंपनी से शिकायत कीजिए। सबसे पहले बीमा कंपनी को शिकायत कीजिए। आप आईआरडीए ऑफ़िशियल्स को भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफ़िशियल्स को भी कर सकते हैं या और भी जो संबंधित हायर ऑफ़िशियल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करनी चाहिए। अगर शिकायत ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको परिणाम मिलने के या परिणाम मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मोस्टली लोग जो हैं वो वर्बली, टेलीफ़ोनिकली बीमा कंपनी के किसी एक ऑफ़िशियल से या जो सर्वेयर जो भी जो उनसे संपर्क में जो सर्वेयर अप्रूव्ड सर्वेयर है या बीमा कंपनी का इन हाउस एम्प्लॉयी जो सर्वेइंग कर रहा है, उसके संपर्क में और टेलीफ़ोनिकली या बातचीत के द्वारा ही ज़्यादातर कम्युनिकेशन करते हैं। जबकि बीमा कंपनी सब कुछ राइटिंग में लेती है, चाहे वो क्लेम फॉर्म हो या अगर क्लेम सेटल कर रही है तो कंसेंट भी इन राइटिंग लेगी, यहाँ तक कि कई बार एफिडेविट पे लेती है। लेकिन इंश्योर्ड जो देखा मैंने जिन जो मेरा वीडियो भी देखते हैं वो भी बहुत-बहुत दिन 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद मेरे से संपर्क करते हैं, जिन्होंने मेरा यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी पहले देखा होता है। लेकिन वो राइटिंग में ना तो शिकायत करते, ना बीमा कंपनी से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन करते। तो इसलिए अगर कोई शिकायत है, तो प्रॉपर्ली बीमा कंपनी को कंप्लेंट कीजिए। दूसरा, किस जगह शिकायत करनी है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको शिकायत आप सही जगह नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको परिणाम मिलने के चांस काफ़ी कम होंगे। तो इसलिए कोई भी आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पे जाइए और जो भी आपकी बीमा कंपनी है, उसको सर्च कीजिए। उसमें बीमा कंपनी का जो ग्रेवियंस ऑफ़िस होता है, उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी या आप बीमा लोकपाल परिषद की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हैं या लाइफ इंश्योरेंस हैं या हेल्थ इंश्योरेंस हैं, सबके जो ग्रीवियंस सेल हैं, उनकी आईडी और नाम, डिटेल जो भी है, वो सब आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आईआरडीए की वेबसाइट से भी मिल सकती हैं। तो शिकायत कीजिए और सही नियमों के सापेक्ष जानिए कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है और फिर शिकायत कीजिए या आपको जो कुछ भी आप चाह रहे हैं या शिकायत रख रहे हैं, तो उसको बीमा कंपनी के जो भी समक्ष जो सही अधिकारी है उसके समक्ष रखिए तो सही और राइटिंग में कीजिए, रिकॉर्डेड होती है ये चीज़ें। ज़बानी ज़बानी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। तो अक्सर लोग नहीं करते इसलिए बड़े बीमा कंपनी में बेईमाना है, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बेईमाना है। लेकिन आप कल के दिन अगले फ़ोरम में न्यायालय किसी उसमें जाते हैं, तो पूछेंगे आप शायद
साहब ये जो इंश्योर्ड है इसको शिकायत कहाँ, इसने तो कोई शिकायत की नहीं है। तो इसलिए शिकायत करना बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे आपका गाड़ी चोरी का क्लेम हो, चाहे आपका ये जो एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट ये क्लेम हो, या और किसी भी तरीके का क्लेम हो, तो प्रॉपरली और कोशिश कीजिए अपने कॉन्ट थोड़ा सा जानिए कि क्या कवरेज है पॉलिसी में, और आपके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अभी मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन आया, वो एक गाड़ी चोरी का क्लेम था। तब उनकी गाड़ी चोरी हो गई, एफआईआर हुई, जो वो बीमा बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया समय पे, बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर लगाया साहब, और फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंश्योर्ड ने पूरी की। कोर्ट से जो फाइनल या अनट्रेस रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, कोर्ट एक्सेप्टेड अनट्रेस रिपोर्ट, उसको आने में समय लगा। वो आदमी के अपने हाथ में नहीं है, वो तो कोर्ट के ऊपर है। सब ये एक प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, और उस कंपनी ने ये क्लेम इंश्योर्ड का पेपर सबमिट ना करने की वजह से नो क्लेम करके क्लोज कर दिया। सब किसी तरीके से उसने उसे संपर्क किया, तो मैंने कहा यार ये तो कोई गलती नहीं है, तो तुम्हारी मजबूरी थी इस वजह से डिले हुए। और पेपर अगर सबमिशन में डिले हो भी गए या क्लेम इंटीमेशन में भी अगर डिले है, तो इसकी वजह से बीमा कंपनी क्लेम रेप्यूडेट नहीं कर सकती। इसके लिए आईआरडी ने पहले भी दो दो तीन सर्कुलर्स निकाले हुए हैं, जो मैं जो कोई मुझसे मांगता है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। डिले इन इंटीमेशन या डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से क्लेम रेप्यूडेट नहीं होना चाहिए, आईआरडीए का सर्कुलर है। और अभी हाल फिलहाल में 2024 में जो आईआरडीएआई है, यानी कि बीमा नियामक हमारे देश में, उसने एक मास्टर सर्कुलर निकाला है जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट 2024 जिसका नाम है। तो उसमें लिखा है, उसमें बड़े ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डिले इन इंटीमेशन या डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से बीमा कंपनी कोई क्लेम रेपुडेट नहीं कर सकती है। तो अगर कभी इस तरीके से कोई डिले इंटीमेशन या डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्लेम को नो क्लेम करके क्लोज कर रही है, तो आप उनको ये हवाला दीजिए और अपना क्लेम ओपन कराइए, और फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है पूरी करके क्लेम लीजिए। तो जो ये साहब थे इनके लिए मैंने एक मेल लिखी थी, और साहब उस बीमा कंपनी का फिर एक मेल आया, और उसने जो भी उनको 4 पेपर्स चाहिए थे उनकी रिक्वायरमेंट के लिए मेल में लिखा, वो मैंने इंश्योर्ड को दे दिया कि साहब ये आपकी आवश्यकताएं पूरी करो और आपका क्लेम हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, शायद वो अभी भी फुलफिल नहीं कर पाया। कई बार इंश्योर्ड को वो समझना ही नहीं चाहता कि इंश्योरेंस कंपनी क्या चीज़ मांग रही है। और कुछ इंश्योरेंस कंपनी वाले भी ऐसे लोग होते हैं कि वो भी चाहते हैं इसकी क्या समझाना, इसी कुछ ना कुछ पैसा काट लो, 10% 20% 5%, उनका ये मोटिव रहता है। तो इस चक्कर में भी क्लेम अटका रहता है। तो इसलिए सही तरीके से सही कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई भाषा में या लिखने पढ़ने में दिक्कत है, तो किसी जिसे भाषा का ज्ञान हो या लिखना पढ़ना आता हो, घर परिवार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, उसकी सहायता लीजिए और सिंपल शब्दों में लिखिए अपनी बात को, तो आपको परिणाम मिलेगा। दूसरा, अभी मुझको आज ही एक फ़ोन आया, एक साहब का कॉमर्शियल गाड़ी थी, ट्रक था, जिसकी आईडी भी 16 लाख रुपए, जो कुछ समय पहले चोरी हो गया था। चोरी हो गया तो वो उस जहाँ से वो चोरी हुआ वो एक दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग था, और जो गाड़ी ओनर था, कई बार कॉमर्शियल गाड़ी में ऐसा होता है कि दूसरे स्टेट का होते हैं और रहने वाला अलग स्टेट का होता है। तो वो बॉर्डर के पास, दोनों स्टेट के बॉर्डर के पास से, लेकिन अदर स्टेट से वो गाड़ी चोरी हो गई। जिस स्टेट से गाड़ी चोरी हुई उस स्टेट का उसके पास जो परमिट था या परमिट ऑथोराइजेशन जो भी कुछ, वो उसके पास नहीं था। तब वो क्लेम प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ें, बीमा कंपनी ने इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया, और इंश्योर्ड ने पुलिस रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट, कोर्ट एक्सेप्टेड अनट्रेस रिपोर्ट, ये सब चीज़ें जमा की।
फाइनली बीमा कंपनी, एक सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी थी, उसने ये क्लेम रेप्यूटेड नो क्लेम करके क्लोज किया। उनका कहना था साहब जिस दिन चोरी हुई और इसके पास वैलिड परमिट नहीं था। तो सब ये भी बहुत अजीब रीजन था। वैलिड परमिट, गाड़ी चूंकि चल नहीं रही थी, खड़ी थी, तो परमिट होना ना होने का कोई वायलेशन नहीं हो रहा और कोई फर्क नहीं। गाड़ी चलाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, तो पार्क थी गाड़ी। और चलिए मान भी लेते हैं जो वहाँ आई, ठीक है, परमिट का भी कुछ, वैसे ये एक पेनल्टी का इशू था क्योंकि उस पे नेशनल परमिट तो था ही, एक परमिट ऑथोराइजेशन अदर स्टेट का नहीं था, तो ये कोई मैटर नहीं करता, ये पेनल्टी का इशू है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ है कि प्रोटेक्शन, यही जो मास्टर सर्कुलर है जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 है, इसमें लिखा हुआ है कि जो अगर कोई ब्रीच, पॉलिसी किसी टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच भी होता है और वो कंडीशन उस जो लॉस होने में, जो लॉस हुआ है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब भी क्लेम इंश्योर्ड को मिलेगा। तो अब हम इसके लिए नहीं मान लेते, मान लीजिए उसके पास लिमिटेशन एज टू यूज के लिए कमर्शियल गाड़ी में परमिट होना आवश्यक है। ये लिमिटेशन एज टू यूज एक कंडीशन है, टर्म है, बल्कि कंडीशन के टर्म बोलता हूँ। तो एक वैलिड एंड इफेक्टिव परमिट होना चाहिए जो इन हिसाब पे नहीं था। लेकिन उस परमिट का होना या ना होने से चोरी होने पे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, होता तो भी चोरी हो रही थी और नहीं है तब भी चोरी, चोरी तो एक अलग उस वो है। तो ये क्लेम तो बिल्कुल एडमिसिबल होना चाहिए था, लेकिन इन साहब ने कोई फाइट ही नहीं की, बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूटेट कर दिया। ये राइटिंग में इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अब इस क्लेम को काफ़ी लंबा समय हो गया है, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, शायद 2.5 साल हो गए हैं। तो ये मुझसे पूछ रहे थे आप क्या आवश्यकता, मैंने कहा सब आप इसमें कंप्लेन कीजिए और अपना पक्ष रखिए, और अपना ये जो डिले 2.5 साल, वैसे 2 साल तक के लिए समय है, और वैसे तो 1 ही साल है ये, लेकिन 2 साल तक हो जाता है। तो आप अपना पक्ष रखिए और बीमा कंपनी से कहिए वो ओपन करें और आपका क्लेम दें। और उसके बाद अगर नहीं सुनते तो आप बीमा लोकपाल में जाइए, वैसे वहाँ भी 2 साल का समय है। और चूंकि इन्होंने कोई कम्युनिकेशन भी नहीं किया, उसके बाद अगर राइटिंग में किया होता कम्युनिकेशन, तो वो लास्ट दिन जो भी कम्युनिकेशन होता उससे वो 2 साल का समय होता। लेकिन इसके बाद भी ये अपनी कोई भी जो भी ग्राउंड देके फिर भी बीमा कंपनी ओपन भी कर सकती है और बीमा लोकपाल में भी केस सुना जा सकता है। और अगर फिर भी ना हो तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में ये ग्राउंड समय ज़रूर लग गया, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई प्ली दी जा सकती है, जिसके बाद वहाँ सुनवाई हो जाएगी और ये क्लेम बिल्कुल मिल जाएगा। ये क्लेम बिल्कुल मिलेगा। बहुत हुआ 100% ना मिले तो 75% मिल जाए। अगर कोर्ट जाएंगे तो 100 का 100% ही मिल जाएगा, यानी 16 लाख है तो 16 16 के 16 मिल जाएंगे, और अगर 12 भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। तो इसलिए अगर ये जो मैंने बताया ये चोरी से रिलेटेड क्लेम के बारे में था, तो आपको अवेयर होना चाहिए। लोग शिकायत, या जैसे ये रोड एक्सीडेंट होते हैं या गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, बीमा कंपनी ऑफर ही नहीं देती है, ना इंश्योर्ड ऑफर की मांग करता है। सर्वेयर या कोई थर्ड पार्टी उनको बताएगा साहब ये एक एफिडेविट सा बना के 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दे दो, और इंश्योर्ड वो बना के दे देता है। तो साहब आप बीमा कंपनी से ऑफर तो मांगिए। जब भी कोई क्लेम है, जो भी क्लेम आपको जो चीज़ जबानी फोन पे कही जा रही है, उसको आप राइटिंग में मांगिए कि सब हमें ये जो भी आप कह रहे हैं, जिस तरीके से भी क्लेम सेटलमेंट जो भी कह रहे हैं, वो राइटिंग में दीजिए, ब्लैक एंड वाइट में दीजिए। अगर टोटल लॉस है, साल्वेज डिस्पोजल गलत तरीके से कंपनी कर रही है, विद आरसी बेचने के लिए कह रही है, तो वो भी लिखवा के लीजिए उनके साथ, किस कबाड़ी को कितने में और कैसे कैसे कहाँ कहाँ साइन करके बेचनी है, कि ब्लैंक फॉर्म 28 29 30 पे बेचनी है, तो वो लिखवा के उनसे मांग कीजिए, आप राइटिंग में कहिए तो सही। तो इसलिए आज ये जो मेरा वीडियो है, कोई मैं केस स्टोरी स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, तो ये हल्के मैंने ऐसी 1 2 उदाहरण दिए
और मेरा उद्देश्य यही था कि अगर शिकायत है और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो पहले तो जानिए कि सही नियम क्या है, और फिर सही जगह पर उन नियमों का हवाला देते हुए, उन वायलेशंस का हवाला देते हुए या उस गलत का हवाला देते हुए बीमा कंपनी में ग्रेवियंस चीफ ग्रेवियंस ऑफिसर हर कंपनी में होता है, वहाँ पर शिकायत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको कोई राह मिलेगी, और जहाँ चाह वहाँ रहा, ये है। लेकिन प्रयास ज़रूरी है। तो आज के वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।